Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back in lecture number 15 of Biology for the preparation of National MDCAT 2021. Dear students, अब तक हमने एंजाइम के हवाले से 3 लेक्चर्स ले लिए हैं और आज इस सिलसिले का हमारा चौथा और आखिरी लेक्चर होगा। आज के लेक्चर में हमने जिन टॉपिक्स को कवर करना है उन टॉपिक्स में आप देख रहे हैं एंजाइम इनहिबिशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। एंजाइम इनहिबिशन से क्या मुराद है और इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम किन्हें कहा जाता है, ये चीज़ हम यहाँ पर कवर करेंगे। और इनहिबिटर्स की 2 इम्पॉर्टेंट टाइप्स आपने यकीनन पढ़ी हैं, कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। इनमें क्या फ़र्क होता है और इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये किस तरह से एंजाइम की एक्टिविटी को मुतासिर करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, ये 2 मज़ीद टर्म्स हम यूज़ करते हैं इनहिबिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन दोनों में क्या फ़र्क है, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, और इन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स का कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव के साथ रिलेशन क्या है, इसको भी हम आज के लेक्चर में अभी डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ साथ एक और इनहिबिशन की टाइप जो हमारे बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करती है, दिस इज़ कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन। तो इस फीडबैक इनहिबिशन, जिसे एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन भी कहा जाता है, इससे क्या मुराद है, ये चीज़ भी हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ना सिर्फ ये टॉपिक्स हमने कवर करने हैं बल्कि इनसे रिलेटेड MDCAT के अंदर जो MCQs पूछे जाते हैं उन MCQs को भी हम यहाँ पर आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो आइए लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात होगी एंजाइम इनहिबिशन के बारे में। एंजाइम इनहिबिशन क्या चीज़ है और इनहिबिटर्स क्या होते हैं। एंजाइम इनहिबिशन को आप यूं डिफाइन कर सकते हैं कि एनी प्रॉब्लम विद एंजाइम एक्टिविटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एजेंट्स इज कॉल्ड एंजाइम इनहिबिशन। अगर हम इसको थोड़ा सा प्रिसाइजली डिफाइन करें तो आप यूं कह सकते हैं कि एंजाइम की एक्टिविटी, जो कि जाहिर है कि टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन है, एंजाइम एक्टिविटी क्या परफॉर्म करते हैं, ये दरअसल रेट ऑफ रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं। तो इस एंजाइम एक्टिविटी के साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम पेश आता है, और वो प्रॉब्लम किसकी वजह से पेश आता है, वो प्रॉब्लम किसी ऐसे एजेंट की वजह से पेश आता है जो एंजाइम की एक्टिविटी के साथ इंटरफेयर करता है और एंजाइम की एक्टिविटी को रिटार्ड कर देता है। लेकिन ये एजेंट आमतौर पर टेम्परेचर या pH चेंज या फिर एंजाइम और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के अलावा ये कोई एजेंट होता है। ठीक है, इन द ब्रॉडर सेंस चले हम टेम्परेचर, pH और एंजाइम कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को भी इनहिबिटर्स कह सकते हैं, बट नॉट इन द स्पेसिफिक सेंस। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें एंजाइम इनहिबिशन क्या है, तो एंजाइम की एक्टिविटी के साथ कोई भी प्रॉब्लम जो किसी एक्सटर्नल एजेंट की वजह से, यानी मैं दोबारा आपको कह रहा हूं कि टेम्परेचर, pH या एंजाइम और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के अलावा किसी और एजेंट की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो इसे एंजाइम इनहिबिशन कहा जाएगा। और एंजाइम इनहिबिशन को आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, एक और अल्टरनेटिव डेफिनेशन यूं भी ली जा सकती है कि द फिनोमेनन इन विच एन एंजाइम फेल्स टू कैटलाइज अ रिएक्शन और शोज रिड्यूस रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, ये लेकिन कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये एक जनरल डेफिनेशन होगी कि एंजाइम अपना रिएक्शन कैटलाइज करने में फेल हो रहा है। हो सकता है कि वो फेलियर उसका टेम्परेचर अल्टर होने की वजह से हो रहा हो सकता है कि वो फेलियर उसका pH अल्टर होने की वजह से हो रहा है, या इवन सम टाइम एंजाइम की अपनी कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी उसकी एक्टिविटी के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रही होती है। तो ये इन जनरल आप कह सकते हैं ये डेफिनेशन हो सकती है। बट अगेन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि स्पेसिफिकली अगर हम बात करें इनहिबिशन की, तो स्पेसिफिकली अदर देन टेम्परेचर, pH, एंजाइम कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जो एजेंट एंजाइम की एक्टिविटी के साथ इंटरफेयर करेंगे और एंजाइम की एक्टिविटी को रिटार्ड कर देंगे, वो एजेंट दरअसल एंजाइम इनहिबिशन का सबब बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ एंजाइम इनहिबिशन कहलाती है। अच्छा, अब ये जो एंजाइम इनहिबिशन है, जिन एजेंट्स की वजह से ये इनहिबिशन कॉज हो रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो टेम्परेचर, pH, एंजाइम कंसंट्रेशन या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के अलावा वो एजेंट होंगे, तो उन एजेंट्स को क्या कहा जाएगा, दोज एजेंट्स आर कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर्स। उन एजेंट्स को आप एंजाइम इनहिबिटर्स के तौर पर कैटेगराइज करेंगे।
एंजाइम इनहिबिटर्स को अगर हम ब्रॉडली डिफाइन करें, ये क्या चीज होती हैं, तो एंजाइम इनहिबिटर्स आर एक्सोजीनस और एंडोजीनस मॉलिक्यूल्स। एंडोजीनस से मतलब क्या है? एंडोजीनस का मतलब है कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो बॉडी के अंदर जनरेट हो, विच इज जनरेटेड बाय द बॉडी, ये बॉडी के जरिए जनरेट होगा, अंदर से जनरेट होगा, तो ये एंडोजीनस मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या इट मे बी एन एक्सोजीनस मॉलिक्यूल। एक्सोजीनस का मतलब है कि विच इज एक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, विच इज एक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड, बॉडी उसको बाहर से एक्वायर करती है, तो ऐसा भी कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। यानी इनहिबिटर कोई बॉडी के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल भी हो सकता है जो अंदर से जनरेट होगा, हमारे मेटाबॉलिज्म से जाहिर है वो जनरेट होगा, ऐसा मॉलिक्यूल भी इनहिबिटर के तौर पर एक्ट कर सकता है। या फिर इनहिबिटर कोई ऐसा मॉलिक्यूल भी हो सकता है जो कि बॉडी के बाहर से एक्वायर किया गया हो, वो हमारी बॉडी का अपना मॉलिक्यूल ना हो, तो वो भी इनहिबिटर का रोल प्ले कर सकता है। बहरहाल कोई भी एंडोजीनस या फिर एक्सोजीनस मॉलिक्यूल दैट रिएक्ट विद एंजाइम बट आर नॉट कन्वर्टेड इनटू डिजायर्ड प्रोडक्ट। वैसे देखो आमतौर पर एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट ने रिएक्ट करना होता है ना, और जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में रिएक्ट करते हैं तो आगे चलकर एक डिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म होती है। लेकिन इनहिबिटर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट की तरह रिएक्ट तो करेगा, लेकिन और उस इनहिबिटर के अंदर कोई केमिकल चेंज भी आएगा। जब वो एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा तो मुमकिन है कि उस इनहिबिटर के अंदर कोई केमिकल एक्टिविटी भी परफॉर्म हो, लेकिन उस इनहिबिटर की जो मॉडिफाइड फॉर्म बनेगी वो एक्चुअली डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं होगी। लिहाजा हम इनहिबिटर्स को डिफाइन करते हुए यही बात कहते हैं कि these are the molecules that may be produced inside the body or they may be acquired from outside the body, but they react with enzyme just like the substrate. समटाइम ये सबस्ट्रेट के मुकाबले में डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन भी रखते हैं। अभी हम डिटेल के अंदर इन सारी बातों को एक्सप्लोर करेंगे। तो बहरहाल ये एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट की तरह रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद ये डिजायर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, और इस तरह से चूंकि वो जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन उतनी प्रोड्यूस नहीं होती जितनी कि प्रोड्यूस होनी चाहिए थी। तो दूसरे लफ्जों में हम ये कहते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक्चुअली इनहिबिट हो गया है, वो डिक्रीज हो गया है। तो ये मॉलिक्यूल्स दरअसल इनहिबिटर्स कहलाते हैं। अब ये जो एंजाइम इनहिबिशन का हमने जिक्र किया है, इस एंजाइम इनहिबिशन की इंपॉर्टेंस क्या है? जहां तक एंजाइम इनहिबिशन की इंपॉर्टेंस का ताल्लुक है कि ये इनहिबिशन क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जैसे अभी हमने जिक्र किया था कि इनहिबिटर कोई एंडोजीनस मॉलिक्यूल भी हो सकता है जो बॉडी के अंदर से जनरेट हो, तो इसका मतलब है कि समटाइम इनहिबिशन बॉडी की अपनी कोई डिजायर भी हो सकती है, और समटाइम ना चाहते हुए इनहिबिशन कॉज हो रही होती है बॉडी के अंदर। तो इसकी अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, इनहिबिशन क्यों हो रही है, तो दरअसल देखिए in general the enzyme inhibition is the normal part of the regulation of enzyme activity within the cell। हमारे बॉडी के अंदर एक अपना एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। यानी कोई भी एक्टिविटी अगर ज़रूरत से ज़्यादा होने लगे तो बॉडी खुद उसको फीडबैक करती है, यानी उस एक्टिविटी की अगर उस वक्त ज़रूरत ना हो तो उसको बॉडी खुद रोक देती है। तो इस तरह से याद रखो कि किसी एंजाइम की एक्टिविटी भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा होने लगे तो बॉडी के अंदर एक फीडबैक मैकेनिज्म मौजूद है जिसके जरिए उस एंजाइम की एक्टिविटी को रोक दिया जाएगा। तो ये इस तरह की जो एक्टिविटी एंजाइम एक्टिविटी ब्लॉक होगी, ये एक नॉर्मल पार्ट है, हमारे नॉर्मल रेगुलेशन प्रोसेस का एक नॉर्मल पार्ट है। यानी हमारे बॉडी के अंदर इस तरह का इनहिबिशन एग्जिस्ट करता है और ये हमारी बॉडी की प्रॉपर वर्किंग के लिए ज़रूरी भी है। लेकिन इसके साथ साथ जब कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर, but sometime when external factors cause enzyme inhibition it may become dangerous for the life। मिसाल के तौर पर जैसे ये साइनाइड, ये जाहिर है कि बहुत ही ख़तरनाक किस्म के पॉइजन्स होते हैं जो हम बॉडी के बाहर से एक्वायर करते हैं। तो ये ख़तरनाक किस्म के पॉइजन समटाइम ये बॉडी के अंदर दाखिल हो जाएं तो इस तरह से ये एंजाइम की इनहिबिशन कॉज कर सकते हैं एंड दे बिकम डेंजरस फॉर लाइफ। इसी तरह से एंटीबॉडीज़, तो एंटीबॉडीज समटाइम अपने ही बॉडी के रिएक्शंस को इनहिबिट करना शुरू कर देती हैं, और वैसे ही एंटीबॉडीज़ किसी फॉरेन एजेंट की एक्टिविटी को भी ब्लॉक करती हैं। तो एंटीबॉडीज़ या फिर एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं, यानी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये एंटी मेटाबोलाइट्स हैं जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को इनहिबिट करने में इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरी तरफ जैसे कोई
ड्रग कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, लाइक पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, या इसके अलावा और जो दूसरी सल्फर ड्रग्स वगैरह हैं, ये भी असल में एंजाइम इनहिबिटर्स के प्रिंसिपल पर डिज़ाइन की गई ड्रग्स होती हैं और इनके ज़रिए भी एंजाइम इनहिबिशन कॉज हो रहा होता है। तो आपने देखा कि एंजाइम इनहिबिशन ना सिर्फ ये हमारी बॉडी का एक नॉर्मल रेगुलेटरी प्रोसेस का एक पार्ट था, बल्कि इसके साथ साथ ये सम टाइम जब बाहर से कोई आने वाले एजेंट इनहिबिशन कॉज करते हैं तो उस वक्त ये हमारे लिए डेंजरस भी हो जाता है। तो ये दोनों बातें याद रखनी है इसकी सिग्निफिकेंस के हवाले से। यानी इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या ये एंजाइम इनहिबिशन ऑलवेज डेंजरस होता है लाइफ के लिए, या मे बी डेंजरस होता है, या ऑलवेज बेनिफिशियल होता है, या मे बी बेनिफिशियल है, तो आपने ये केयरफुली ऑप्ट करना है कि ये हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो भी सकता है और ये हमारी बॉडी के लिए डेंजरस हो भी सकता है। तो दोनों बातें यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ये जो ऑलवेज वाली बात है कि ये ऑलवेज बेनिफिशियल होगा या फिर ऑलवेज ये डेंजरस होगा फॉर लाइफ, ये बात गलत होगी एंजाइम इनहिबिशन के मुतालिक। अच्छा, उसके बाद देखो एक सवाल यहाँ पर हम लेते हैं, ये जो अब तक हमने डिस्कशन किया इसी के हवाले से कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑलवेज रिएक्ट विद एंजाइम ऑन इट्स एक्टिव साइड। अभी आपको वैसे मोड ऑफ एक्शन इन इनहिबिटर्स का बताएंगे तो आप देखेंगे कि बाज़ इनहिबिटर्स तो ऐसे होते हैं जो एक्टिव साइड के ऊपर अटैच करते हैं, लेकिन बाज़ इनहिबिटर्स एक्टिव साइड पर अटैच नहीं भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपसे सवाल पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑलवेज रिएक्ट्स विद एंजाइम ऑन इट्स एक्टिव साइड। लिहाजा ऑप्शंस आपके पास दिए हुए, सबस्ट्रेट दिया हुआ है, और सबस्ट्रेट तो आपको मालूम है कि वो हमेशा एंजाइम की एक्टिव साइड के ऊपर ही अटैच करता है। फिर साथ ऑप्शन आपको इनहिबिटर दिया है, तो इनहिबिटर अटैच कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर वर्ड यूज हो रहा है ऑलवेज का, तो इस वजह से हम इनहिबिटर वाले ऑप्शन को तो इग्नोर कर देंगे, क्योंकि इनहिबिटर एक्टिव साइड पर अटैच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इस वजह से इनहिबिटर वाला ऑप्शन तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। और प्रोडक्ट भी सम टाइम इनहिबिटर के तौर पर एक्ट करती है। अभी आगे चलकर आपको दिखाया जाएगा कि बाज़ रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट है वो भी इनहिबिटर के तौर पर एक्ट करती है। तो इनहिबिटर के तौर पर अगर प्रोडक्ट एक्ट करेगी तो ऐसी सूरत में क्या ये एक्टिव साइड पर बाइंड करके इनहिबिशन कॉज करेगी या अदर देन एक्टिव साइड पर। तो अभी आप प्रोडक्ट वाला इनहिबिशन भी ऑब्जर्व करेंगे, उसमें आपको नजर आएगा कि प्रोडक्ट ये एक्टिव साइड पर बाइंड नहीं करती होती, ये अदर देन एक्टिव साइड पर बाइंड करके इनहिबिशन कॉज करती है। इस वजह से प्रोडक्ट वाला ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं हो सकता। और बोथ ए एंड बी तो फिर हो ही नहीं सकता, क्योंकि बी को हम ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं, और जाहिर है कि नन ऑफ देम भी नहीं हो सकता। हमारे पास सबस्ट्रेट एक बहुत ही सुटेबल ऑप्शन मौजूद है जो कि एक्टिव साइड पर बाइंड करने वाला मॉलिक्यूल है। लिहाजा यहां पर जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो है सबस्ट्रेट। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन बी अटैच ऑन द एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइड। अब देखो थोड़ी सी वर्डिंग के अंदर हमने तब्दीली की है। पहले यहां पर बात हो रही थी कि ऑलवेज अटैच ऑन द एक्टिव साइड, यहां पर अब कैन बी अटैच ऑन द एंजाइम्स एक्टिव साइड। अब देखो यहां पर ऑप्शंस आपके पास दिए में सबस्ट्रेट का ऑप्शन है और इनहिबिटर का ऑप्शन है। देखो यहां पर अब कैन बी से मुराद ये होती है कि अटैच हो भी सकता है। ठीक है, और इसका मतलब है कैन बी से ये भी मुराद होती है कि नहीं भी हो सकता, यानी दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो आप जरा गेस कीजिए कि क्या सबस्ट्रेट में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो कभी तो एक्टिव साइड के ऊपर अटैच करता हो और कभी एक्टिव साइड पर अटैच ना करता हो। ना, ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है। सबस्ट्रेट ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एंजाइम की एक्टिव साइड पर ही बाइंड करता है, एक्टिव साइड के अलावा वो कहीं पर बाइंड नहीं करता। इस वजह से जब हम ये कहेंगे ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन बी अटैच, तो कैन बी अटैच में फिर सबस्ट्रेट को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि सबस्ट्रेट तो ऑलवेज अटैच होता है ना। ये कैन बी से मुराद ये होगी कि शायद कभी ये अटैच नहीं भी होता। तो इस वजह से हम सबस्ट्रेट वाले ऑप्शन को यहाँ पे पिक नहीं करेंगे। ठीक है, इनहिबिटर, तो इनहिबिटर में ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अभी आप आगे दो टाइप्स जो इनहिबिटर्स की देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि एक टाइप इनहिबिटर की ऐसी है जो एक्टिव साइड को ऑक्यूपाई करती है और दूसरी टाइप ऐसी है जो एक्टिव साइड को ऑक्यूपाई नहीं करती। तो इसका मतलब है कि इनहिबिटर ऐसा मॉलिक्यूल है विच कैन बी अटैच ऑन एक्टिव साइड। तो इसका मतलब इनहिबिटर वाला ऑप्शन यहाँ पे लिया जा सकता है। एंड व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑलवेज ये
अदर देन एक्टिव साइट ये बाइंड करेगा। अभी आपको प्रोडक्ट वाला इनहिबिशन अब बताते हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट कभी भी एक्टिव साइट के ऊपर अटैच नहीं करता, इस वजह से प्रोडक्ट वाला ऑप्शन भी हम एक्सक्लूड कर देंगे यहां से। और जाहिर है कि यहां पर ए एंड बी भी नहीं होगा और नन ऑफ देम आंसर भी नहीं है, तो राइट आंसर इस केस में इनहिबिटर है। अब देखो इस सवाल में जो अक्सर बच्चे आंसर पिक करते हैं वो ये डी ऑप्शन होता है, ए एंड बी, यानी कैन बी अटैच में वो सबस्ट्रेट को भी कंसिडर कर लेते हैं। तो आपने केयरफुल रहना है कि अगर ये इस तरह से बात पूछी गई है तो इसमें आपने आंसर इनहिबिटर पिक करना है, और अगर वो ऑलवेज अटैच ऑन एक्टिव साइड तो फिर वो ऑप्शन। इसी तरह से और भी हम यहाँ पे क्वेश्चन सेट कर सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट के हवाले से। अच्छा, उसके बाद अब बात होती है कि इनहिबिटर्स की क्लासिफिकेशन की, इनहिबिटर्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। इनहिबिटर्स को दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम क्लासिफाई करते हैं। एक टाइप को कहा जाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और दूसरी टाइप को कहा जाएगा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ये दो ब्रॉड कैटेगरीज में इनहिबिटर्स क्लासिफाई हो रहे होते हैं। अच्छा, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में फर्क क्या है और इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इस बात को हमने समझना है। और इसके हवाले से कई एक एमसीक्यूज बनेंगे, तो उनमें से चंद एक का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, बाकी फिर आपको असाइनमेंट में प्रोवाइड करेंगे, तो आपने उनकी फिर प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, इनके नाम से ही जाहिर हो रहा है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एक्चुअली दे हैव रिजेंबलेंस विद द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। ठीक है, ये सबस्ट्रेट की शेप के साथ इनकी रिजेंबलेंस होती है, जैसी सबस्ट्रेट की शेप होगी उससे मिलती जुलती इनकी शेप होगी। दे आर नॉट आइडेंटिकल विद द सबस्ट्रेट, कीप इन योर माइंड, यहां पर वर्ड आइडेंटिकल यूज नहीं हो रहा। आइडेंटिकल का तो मतलब ये होगा कि एग्जैक्टली सबस्ट्रेट की शक्ल जैसे, ये एग्जैक्टली सबस्ट्रेट की शक्ल जैसे नहीं है, लेकिन दे हैव रिजेंबलेंस। तो रिजेंबलेंस में और आइडेंटिकल होने में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि दे हैव रिजेंबलेंस विद द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट, और इसी रिजेंबलेंस का फायदा उठाते हुए दे अटैच ऑन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, मींस कि दे हैव सम सॉर्ट ऑफ कंपटीशन विद द सबस्ट्रेट इन ऑर्डर टू ऑक्यूपाई द एक्टिव साइट। देखो एक्टिव साइट के ऊपर आमतौर पर तो सबस्ट्रेट ने बाइंड करना होता है, लेकिन चूंकि इनकी शेप भी सबस्ट्रेट की शेप से मिलती जुलती होती है, इस वजह से जब सबस्ट्रेट एक्टिव साइट को अटैच करने के लिए आ रहा होता है तो साथ ही ये इनहिबिटर उसके साथ कंपीट करता है। अब दोनों में से जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो इस कंपटीशन में विन कर जाएगा। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो सबस्ट्रेट यहां पर अटैच होने में कामयाब हो जाएगा, और अगर इनहिबिटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो इनहिबिटर यहां पर अटैच होने में कामयाब हो जाएगा। तो ये असल में सबस्ट्रेट की शेप के साथ चूंकि रिजेंबलेंस रखते हैं, और इसी रिजेंबलेंस का फायदा उठाते हुए ये दरअसल एंजाइम की एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करते हैं। और मजीद प्रॉपर्टीज इनकी देखें कि दे आर ऑलवेज रिवर्सिबल। चूंकि देखो ये एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर अटैच हुए हैं, तो जब तक ये अटैच रहेंगे तो एंजाइम काम नहीं करेगा, या वो जो डिजायर्ड प्रोडक्ट थी वो नहीं बन रही होगी, और अगर ये रिमूव हो जाएं तो ऐसी सूरत में फिर डिजायर्ड प्रोडक्ट दोबारा बनना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि इनका जो इफेक्ट है ना वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता, टेम्परेरी इफेक्ट होता है, इस वजह से इनको रिवर्सिबल कहा जा रहा है। रिवर्सिबल का मतलब है कि इनका इफेक्ट खत्म हो सकता है। देखो चूंकि ये एक्टिव साइट पर बाइंड करते हैं ना, तो एक्टिव साइट पर जैसे ही बाइंड करेंगे तो एंजाइम की एक्टिव साइट पर अगर कोई चीज़ बाइंड हो जाए तो उस चीज़ के अंदर लाजमी तौर पर कोई ना कोई चेंज आएगा ज़रूर। जाहिर है कि एक्टिव साइट जब ये सबस्ट्रेट को या फिर किसी इनहिबिटर को अपने ऊपर अटैच करवाएगी, तो एक्टिव साइट के अंदर एक मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए उसने लाजमी तौर पर अपने ऊपर अटैच होने वाले सब्सटेंस के साथ कोई ना कोई कार्रवाई डालनी है। तो उसने क्या करना है, हो सकता है कि कोई बॉन्ड तोड़ दें, हो सकता है कोई पार्ट उसका रिमूव कर दें। तो इनहिबिटर के साथ भी ऐसा कुछ जरूर होता है। तो जैसे ही इस तरह का कोई चेंज इनहिबिटर के अंदर आता है तो जाहिर है कि वो फिर उसकी एक्टिव साइट पर कायम नहीं रहता और वो वहां से निकल जाता है, और जब वो वहां से निकल जाता है तो अब दोबारा सबस्ट्रेट को वहां पर अटैच होने का मौका मिल जाएगा। या फिर अगर आप सिस्टम के अंदर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं तो ऐसी सूरत में भी इस इनहिबिटर को वहां पर अटैच करने का मौका कम मिलेगा। तो इस तरह से आप देखिए कि ये जो इनहिबिशन होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जिसमें ये सबस्ट्रेट की शेप के साथ रिजेंबलेंस रखने वाले मॉलिक्यूल एक्टिव साइट के ऊपर आकर अटैच हो रहे होते हैं, तो ये वाला इनहिबिशन हमेशा रिवर्सिबल टाइप का इनहिबिशन होगा। इस इनहिबिशन को टेम्परेरी इनहिबिशन भी कहा जा सकता है, या इसको यूं भी कहा जा सकता है कि इट कैन बी रिकवर्ड, यानी एंजाइम जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स
के अताब का शिकार हुआ होगा वो अपनी एक्टिविटी को वापस रिज्यूम भी कर सकता है। तो हम अगर इसको वापस रिज्यूम करवाना चाहते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को दोबारा रिज्यूम करवाना चाहते हैं, तो कैसे? तो एक्चुअली द इफेक्ट ऑफ सच इनहिबिटर्स कैन बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। एक तो देखो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करके आप इसके इफेक्ट को खत्म कर सकते हैं, और दूसरा मैंने अभी आपको बताया कि चूंकि जब ये एक्टिव साइट पर अटैच होगा तो एंजाइम खुद इस इनहिबिटर की गर्दन मरोड़ के थोड़ा सा इसको नकारा बना देगा और वो उसकी एक्टिव साइट से फिर जुदा हो जाएगा, वो दोबारा फिर इसके साथ अटैच करने के काबिल नहीं रहेगा। तो इस तरह से एंजाइम खुद भी अपने डिफेंस को यहाँ पे इंश्योर कर लेता है जब उसकी एक्टिव साइट के ऊपर कोई चीज़ आकर अटैच करती है। तो ये था मोड ऑफ एक्शन ऑफ द कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। आप नोट किया कि यहाँ पर ये जो इनहिबिटर्स होते हैं ये कंपीट किसके साथ करते हैं? सवाल यहाँ पे बन सकता है कि द कम्पिटिटिव इन कम्पिटिटिव इनहिबिशन द इनहिबिटर्स कंपीट विद, किसके साथ कंपीट करते हैं? क्या ये एंजाइम के साथ कंपीट कर रहे हैं, या फिर ये सबस्ट्रेट के साथ कंपीट कर रहे हैं, या फिर प्रोडक्ट के साथ कंपीट कर रहे हैं? तो यूं ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं। तो दरअसल इन कम्पिटिटिव इनहिबिशन जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स हैं दे ऑलवेज कंपीट विद द सबस्ट्रेट बिकॉज दे हैव रिजेम्बलेंस विद द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट एंड देयरफॉर दे ट्राई टू ऑक्यूपाई द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। तो इस तरह से ये कम्पिटिटिव इनहिबिशन वर्क करता है। अच्छा, दूसरी तरफ नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर, जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं? तो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑन द अदर हैंड दे हैव नो रिजेम्बलेंस, एक्चुअली दे हैव नो रिजेम्बलेंस विद द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। इनकी शेप ऑफ सबस्ट्रेट के साथ कोई रिजेम्बलेंस नहीं है। दे हैव नो रिजेम्बलेंस विद द शेप ऑफ सबस्ट्रेट, देयरफॉर दे अटैच ऑन एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट। चूंकि इनकी रिजेम्बलेंस नहीं है शेप ऑफ सबस्ट्रेट के साथ, इनकी कोई शक्ल मिलती जुलती नहीं है, तो जाहिर है कि एक्टिव साइट पर ये अटैच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्टिव साइट पर हर चीज़ तो अटैच नहीं कर सकती। एक्टिव साइट की जो एफिनिटी होती है सबस्ट्रेट के साथ वो एक नैरो रेंज तक होती है। तो इस तरह से उस नैरो रेंज में डिफरेंट सबस्ट्रेट्स या फिर कोई इनहिबिटर जो उनकी शक्ल से मिलता जुलता हो वो अटैच कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। तो चूंकि इनकी शेप मैच नहीं करती है, इस वजह से ये एक्टिव साइट के ऊपर अटैच भी नहीं होंगे। तो फिर ये कहाँ पर अटैच होंगे? तो दे एक्चुअली अटैच ऑन एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट। और वो अदर देन एक्टिव साइट कौन सी जगह है? वो जगह दरअसल एक खास जगह कहलाती है, अभी आगे आपको एक्सप्लेन करते हैं, उसे कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, सो इन इनहिबिटर्स का जो इफेक्ट होता है ना, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। चूंकि ये अदर देन एक्टिव साइट अटैच हो रहे हैं तो इस वजह से ये इफेक्ट इनका रिवर्सिबल हो भी सकता है और ये इरिवर्सिबल भी हो सकता है। रिवर्सिबल होने का मतलब क्या होगा? वही जैसे मैंने आपको बताया कि इन एंजाइम का इफेक्ट खत्म किया जा सकता है। रिवर्सिबल होने का मतलब क्या होगा? कि इन इनहिबिटर्स का इफेक्ट खत्म किया जा सकता है, लेकिन इरिवर्सिबल होने का मतलब ये होगा कि इन इनहिबिटर्स का इफेक्ट ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो याद रखो कि जो नॉन कम्पिटिटिव टाइप के इनहिबिटर्स हैं, जो कि शेप ऑफ सबस्ट्रेट के साथ रिजेम्बलेंस नहीं रखते, जो कि एंजाइम की एक्टिव साइट पर अटैच नहीं करते, वो अदर देन एक्टिव साइट किसी जगह पर बाइंड करते हैं और उस जगह को कहा जाता है एलोस्टेरिक साइट। उसे कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। अभी आगे आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो इस एलोस्टेरिक साइट के ऊपर ये अटैच करते हैं और यहाँ पर अटैच होने के बाद हो सकता है कि ये टेम्परेरली अटैच हों और वहाँ से रिमूव हो जाएं और इस तरह से एंजाइम दोबारा से रिकवर हो जाए, यानी दे मे बी रिवर्सिबल, या फिर हो सकता है कि इस एलोस्टेरिक साइड के साथ ये परमानेंटली अटैच हो जाएं, या फिर इनके रिएक्ट करने से वहाँ पर कोई केमिकल चेंज आ जाए और एंजाइम के बॉन्ड डिसरप्ट हो जाएं और एंजाइम डीनेचर हो जाए, तो इस तरह से इनका इफेक्ट इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो ये वाले इनहिबिटर्स रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी। आपको याद है दूसरी तरफ आपको बताया था कि जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो हमेशा रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन इनका आपको इफेक्ट दोनों तरह का मिलेगा। ये रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। इनमें से जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं उनके इफेक्ट को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। कैसे? द इफेक्ट ऑफ ओनली द रिवर्सिबल इनहिबिटर कैन बी रिवर्स बाय एडमिनिस्ट्रिंग अ ड्रग दैट रिएक्ट विद इनहिबिटर टू रिमूव देम फ्रॉम द एंजाइम। चूंकि देखो एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर अटैच नहीं हुए, ये अदर देन एक्टिव साइट किसी जगह पर अटैच हुए हैं, तो वहां से इनको डिटैच करने के लिए आप कोई ऐसा ड्रग कंपाउंड
यूज़ कर सकते हैं जो इनहिबिटर के साथ जाकर रिएक्ट करें और इनहिबिटर में कोई चेंज क्रिएट करें और इनहिबिटर अल्टीमेटली एंजाइम को वहाँ से छोड़ दें और एंजाइम दोबारा से रिकवर हो जाए। तो इस तरह से आप कोई ड्रग भी यूज़ कर सकते हैं, या सम टाइम ऐसा भी होता है कि ये इनहिबिटर मॉलिक्यूल जो अदर देन एक्टिव साइट अटैच हुआ था तो इसकी किसी और जगह पर ज़रूरत पड़ जाए, जैसे अभी आपको एक एग्जाम्पल में आगे शो करते हैं, तो हो सकता है कि किसी और जगह पर यूज़ होने के लिए यहाँ से रिमूव हो और वहाँ पर जाकर ये यूज़ हो, तो इस तरह से एंजाइम दोबारा से रिकवर हो सकता है। लेकिन कुछ इनमें से ऐसे भी ये नॉन कम्पिटिटिव टाइप के इनहिबिटर्स होते हैं जो एंजाइम के साथ इतना बुरी तरह से रिएक्ट करते हैं कि एंजाइम के बॉन्ड्स को डिसरप्ट कर देते हैं या परमानेंटली उसके साथ अटैच हो जाते हैं। ऐसी सूरत में एंजाइम को ये मुकम्मल तौर पर नकारा कर देंगे। तो ऐसे इनहिबिटर्स को आप इरिवर्सिबल टाइप के नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहेंगे। लिहाजा अब आपको ये बात समझ में आ गई कि कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स दोनों का मोड ऑफ एक्शन टोटली डिफरेंट है। कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स शेप ऑफ सबस्ट्रेट के साथ रिजेम्बलेंस रखते हैं, जबकि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की कोई रिजेम्बलेंस नहीं है। इसी वजह से कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एक्टिव साइट पर अटैच करते हैं, लेकिन नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्टिव साइट पर कोई अटैच नहीं करते और सबस्ट्रेट को पूरा मौका दे रहे होते हैं कि जाओ एक्टिव साइट पर अटैच करो। लेकिन चूंकि ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर दूसरी तरफ से एंजाइम को पकड़ लेते हैं तो बेशक सबस्ट्रेट अटैच हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में हमेशा आपको रिवर्सिबल टाइप के इनहिबिटर्स मिलेंगे, कोई इरिवर्सिबल इनहिबिटर नहीं होता। लेकिन नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स दे मे बी रिवर्सिबल और दे मे बी इरिवर्सिबल। यहाँ पर आप रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, जाहिर है कि सारे कम्पिटिटिव रिवर्सिबल हैं, तो उनका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को रेज कर सकते हैं। लेकिन नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, इनके अंदर सिर्फ आप रिवर्सिबल टाइप के इनहिबिटर्स के इफेक्ट को ख़त्म कर सकते हैं बाय एडमिनिस्ट्रिंग सम ड्रग कंपाउंड्स दैट कैन interact with the inhibitors to remove them from the enzyme। ठीक है जी। तो इस तरह से आप देखिए कि ये कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स वर्क करते हैं। अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पर डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। देखिए ये आपको यहाँ पर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शो की है कम्पिटिटिव इनहिबिशन की। देखो जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं वो क्या करते हैं, ये आपके सामने ब्लू कलर में एंजाइम नज़र आ रहा है और एंजाइम की एक्टिव साइट आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ ये ग्रीन कलर में आपको सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है और एक और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपको येलो कलर में दिखा है। दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। ज़ाहिर है ये कोई एनाबॉलिक टाइप का रिएक्शन होगा जिसमें दो सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होने जा रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि इन दोनों सबस्ट्रेट्स की वो साइड जो कि एक्टिव साइड के साथ इंटरेक्ट करने वाली है, तो उसके साथ आप इनहिबिटर की रिजेम्बलेंस देख रहे हैं। देखो इनहिबिटर मुकम्मल तौर पर इन सबस्ट्रेट की शक्ल जैसा नहीं है, लेकिन इनहिबिटर का कोई एक पोर्शन ऐसा है जो सबस्ट्रेट के किसी एक पोर्शन से रिजेम्बलेंस रखता है और उसी पोर्शन की रिजेम्बलेंस का फ़ायदा उठाते हुए इनहिबिटर एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करने के लिए कोशिश कर रहा है। और इस कोशिश में अगर ये इनहिबिटर कामयाब हो जाता है तो ये रिएक्शन इनहिबिट हो जाएगा, यानी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नहीं बन पाएगी। और अगर यहाँ पे सबस्ट्रेट कामयाब हो जाते हैं तो इनहिबिटर फेल हो जाएगा। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये आपने कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का मोड ऑफ एक्शन देखा। अच्छा, दूसरी तरफ जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, इनका मोड ऑफ एक्शन आप देख रहे हैं कि ये एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं करते। आप देखो ये एक इनहिबिटर मॉलिक्यूल है, दिस इज एन इनहिबिटर मॉलिक्यूल, और इस इनहिबिटर मॉलिक्यूल की शक्ल आप देख रहे हैं कि ये शक्ल आपको सबस्ट्रेट की शक्ल से टोटली डिफरेंट नज़र आ रही है। सबस्ट्रेट की शक्ल से रिजेम्बलेंस ना रखने की वजह से आप देख रहे हैं कि एक्टिव साइट के ऊपर भी अटैच नहीं हो रहे, ये एक्टिव साइट के बजाय किसी और जगह पर अटैच हो रहे हैं। और वो जगह क्या कहलाती है, वो जगह कहलाती है एलोस्टेरिक साइट। तो ये एलोस्टेरिक साइट के ऊपर अटैच करेंगे, और जब ये एलोस्टेरिक साइट पर अटैच करते हैं तो इनके यहाँ पर अटैच होने के बाद दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये एलोस्टेरिक साइट पर जब अटैच करें तो इस तरह अटैच करें कि जो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम है उसकी शक्ल बिगड़ जाए, जैसा कि आपको इस मॉडल के अंदर नज़र आ रहा है कि इस इनहिबिटर के यहाँ पर अटैच होने की वजह से एक्टिव साइट की शक्ल बिगड़ गई है और अब ये जो नॉर्मल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं हो पा रहे। तो ऐसा भी पॉसिबल है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि ये एंजाइम के साथ रिएक्ट करें एलोस्टेरिक साइट पर, लेकिन एलोस्टेरिक साइट पर रिएक्ट करने पर ये एक्टिव साइट को कोई अफेक्ट ना करें, यानी एक्टिव साइट अपनी ओरिजिनल फॉर्म में बरकरार रहेगी। तो
जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं उनको यहाँ पे अटैच करने का मौका मिलेगा, वो अटैच ज़रूर होंगे, लेकिन जो बाइंडिंग साइट है वो यहाँ पर वर्क नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो इनहिबिटर ने एलोस्टेरिक साइट पर कब्जा किया हुआ है ना, तो उस कब्जे की वजह से जो कैटालिटिक रीजन होता है एक्टिव साइट का वो फंक्शनल नहीं हो पा रहा। तो इवन सबस्ट्रेट वहाँ अटैच हो भी गए एक्टिव साइट पर, इसके बावजूद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। यानी आपने ये बात जहन में रखनी है कि ये जो नॉन कम्पिटिटिव टाइप के इनहिबिटर्स हैं, नॉन कम्पिटिटिव टाइप के इनहिबिटर एक्टिव साइट के ऊपर तो अटैच नहीं करते, ये तो बिल्कुल करेक्ट है इनके मुतालिक। ये अदर देन एक्टिव साइट बाइंड करेंगे और वहाँ पर बाइंड करने के बाद ये हो सकता है कि बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट दोनों को नॉन फंक्शनल बना दें, जैसा कि इस केस में कि इसने यहाँ पर जैसे ही बाइंड किया तो चूंकि एक्टिव साइट डी फॉर्म हो गई है, अब एक्टिव साइट के डी फॉर्म होने की वजह से ना सिर्फ सबस्ट्रेट वहां पर अटैच नहीं हो पा रहे, यानी बाइंडिंग साइट नॉन फंक्शनल हो गई, और जाहिर है कि बाइंडिंग साइट नॉन फंक्शनल होने के साथ साथ यहाँ पर कैटालिटिक साइट भी नॉन फंक्शनल हो गई होगी। तो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर या तो ये बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट दोनों को नॉन फंक्शनल कर देते हैं, या फिर कम से कम कैटालिटिक साइट को तो ज़रूर नॉन फंक्शनल करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ केसेस में इन नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के यहाँ पर अटैच करने की वजह से एक्टिव साइट डी फॉर्म नहीं होगी, सबस्ट्रेट्स को वहाँ पर अटैच करने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन चूंकि कैटालिटिक साइट ऑपरेटिव नहीं होती, इस वजह से सबस्ट्रेट वहाँ पर अटैच हो भी जाएँ एक्टिव साइट पर, इसके बावजूद वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते। तो आपने नोट किया कि जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं वो बाइंडिंग साइट को नॉन फंक्शनल कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा करें, बट कैटालिटिक साइट को वो जरूर नॉन फंक्शनल करते हैं। और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ये एक्टिव साइट के ऊपर अटैच कभी नहीं करेंगे। तो ये इस तरह की करैक्टरिस्टिक्स इन इनहिबिटर से मुतालिक, इनको आप माइंड में रखिए, इनके ऊपर क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ये जो अभी आपको इनके मोड ऑफ एक्शन की करैक्टरिस्टिक्स बताई थी उनको आप याद रखें, और ये जो आपको इनके मजीद फीचर्स बताए जाने इनको आप माइंड में रखें, तो आप इंशाल्लाह यहाँ से अराइज होने वाले तमाम क्वेश्चंस को टैकल कर सकेंगे। अब ये क्वेश्चन आप देखिए कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एक्सेप्ट। देखो अभी मैंने जैसे आपसे कहा था कि इन कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के मोड ऑफ एक्शन में जितने भी पॉइंट्स आपने देखे इनको आपने याद रखना है। तो अब देखो बात हो रही है कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के मुतालिक, और क्या पूछा जा रहा है कि ऑल ऑफ फॉलोइंग आर ट्रू। ट्रू नहीं पूछा जा रहा, वो कह रहा है कि सारे ट्रू हैं एक्सेप्ट वन, वो जो फॉल्स है वो पूछा जा रहा है। तो वो फॉल्स क्या है कि हैव रिजेम्बलेंस विद द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट, ये करैक्टर क्या कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का है? यस, अभी हमने डिस्कस किया है कि ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का फंडामेंटल करैक्टर है कि इनकी सबस्ट्रेट की शेप के साथ रिजेम्बलेंस है। They attach on active site of the enzyme. Yes, they do attach on the active site of the enzyme. तो इस वजह से ना A ऑप्शन यहाँ पॉसिबल है ना B पॉसिबल है। They may be reversible और irreversible। ना, यहाँ थोड़ा केयरफुल हो जाओ। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो competitive inhibitors होते हैं they are always reversible, ये irreversible नहीं होते, जबकि यहां पर कहा जा रहा है कि दे मे बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। लिहाजा यही आंसर होगा जो कि कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का करैक्टर नहीं है, ठीक है। लेकिन मजीद हम देख लेते हैं, द इफेक्ट ऑफ सच इनहिबिटर्स कैन बी रिवर्स बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। देखो क्या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करके हम इन इनहिबिटर्स का इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो एक मुरवजा तरीका है कि आप अगर इन इनहिबिटर्स का इफेक्ट ख़त्म करना चाहते हैं तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, तो इस तरह से कंपटीशन में सबस्ट्रेट विन करेगा और इन इनहिबिटर्स का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये वाली बात भी इनके मुतालिक दुरुस्त है, इसको भी हमने पिक नहीं करना, नन ऑफ देम हो नहीं सकता, ठीक है। तो राइट आंसर शुड बी सी। तो यूं आप करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। अच्छा बच्चों, उसके बाद एक और क्वेश्चन हम लेते हैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। पहले कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के मुतालिक क्वेश्चन था और उसमें आपसे करेक्ट बात नहीं इनकरेक्ट पूछी गई थी। अब करेक्ट बात पूछी जा रही है किसके मुतालिक? नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के मुतालिक। देखो वर्डिंग को ज़रा केयरफुली रीड किया करें, क्योंकि वर्डिंग रीड करते हुए गलती हो जाती है, और स्पेशली जब आप एग्जाम में बैठे होंगे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा आपके माइंड के ऊपर, तो उस वक्त ये करेक्ट इनकरेक्ट लग रहा होता है, नॉन वाली चीज़
नज़र नहीं आ रही होती, तो ये चीज़ें इस तरह से मिस्टेक करवा देती हैं। तो बहरहाल इसमें आप देखिए कि अब आपने करेक्ट अबाउट नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर चूज करना है। तो हैव रिजेम्बलेंस विद द शेप ऑफ सबस्ट्रेट, नो दे डोंट हैव, तो इसका मतलब ये नहीं है, ये तो इसके बारे में फॉल्स है। अटैच ऑन एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम, यस, ये भी इसकी मुतालिक करेक्टरिस्टिक नहीं है। दे अटैच अदर देन एक्टिव साइड, नॉन कम्पिटिटिव की बात हो रही है ना, तो ये भी करेक्ट नहीं है। दे मे बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, यस, ये बात इनके मुतालिक बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि ये रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ सच इनहिबिटर्स कैन बी रिवर्स बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, ये करेक्ट हो सकती है ना, प्रोडक्ट के साथ इनका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो ओनली करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो यूं आपने ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करना है। एक और क्वेश्चन यहां पे ले लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन बिटवीन, अच्छा अब कॉमन कैरेक्टर पूछा जा रहा है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और नॉन कॉम्पिटिटिव, इन दोनों में कोई तो बात मुश्तरक होगी ना, दोनों में कोई तो बात ऐसी होगी जो एक जैसी होगी, तो वो क्या है? हैव रिजेम्बलेंस विद द शेप ऑफ सबस्ट्रेट ना, ये कैरेक्टर डिफर करता है, ये रिजेम्बलेंस नहीं हो सकती। अटैच ऑन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, नो, एक्टिव साइट के ऊपर कॉम्पिटिटिव बाइंड करेगा, नॉन कॉम्पिटिटिव एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करता, तो इस तरह से ये भी कॉमन फीचर नहीं है। दे मे बी रिवर्सिबल और एंड इरिवर्सिबल, नहीं, ये भी कॉमन फीचर नहीं हो सकता भाई, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव हैं वो तो सिर्फ रिवर्सिबल होते हैं, अलबत्ता दूसरे दोनों तरह के हैं। यहाँ पर अगर ये इस तरह से पूछा जाता है कि द इफेक्ट ऑफ बोथ इनहिबिटर्स कैन बी रिवर्स्ड, तो दोनों का इफेक्ट रिवर्स किया जा सकता है, तो तब वो हम कॉमन करैक्टर मानते। लेकिन यहाँ पर रिवर्सिबल और रिवर्सिबल दोनों का जिक्र हो रहा है, तो इस वजह से हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो ना ए हो सकता है, ना बी हो सकता है, ना सी हो सकता है, लेकिन दे रेस्ट्रिक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। जाहिर है कि ये इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो इनहिबिटर्स होंगे वो लाजमी तौर पर रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेंगे, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन दुरुस्त हो सकता है इनके मुतालिक। तो यही आंसर माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉमन करैक्टर पूछा जा रहा था और ये दोनों का कॉमन करैक्टर है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं, ये एंजाइम एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कम्पिटिटिव इनहिबिशन अभी हमने डिस्कस किया है, तो इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? देखो, कम्पिटिटिव इनहिबिशन की एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है। हमारे बॉडी में क्रेब्स साइकिल, आपने ये मेटाबॉलिक पाथवे सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान पढ़ा है, और इस क्रेब्स साइकिल में एक रिएक्शन मौजूद है। इस रिएक्शन में होता क्या है कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है सक्सीनेट। सक्सीनेट, ये सक्सीनेट मॉलिक्यूल एक्चुअली कन्वर्ट होता है इनटू फ्यूमरेट। यहाँ पर ये जो फ्यूमरेट मॉलिक्यूल है ये प्रोडक्ट है, सक्सीनेट ये इस सबस्ट्रेट है, और इस जगह पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है दैट एंजाइम इज कॉल्ड, ये बेसिकली एक डीहाइड्रोजिनेज टाइप का एंजाइम है, इसे कहते हैं सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो ये सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम इस सक्सीनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करेगा बाय डीहाइड्रोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन रिमूव करवा के। अगरचे सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ एक कोएंजाइम वर्क करता है इस एक्टिविटी को सर अंजाम देने के लिए, और वो कोएंजाइम है NAD। यहाँ पर NAD भी रिक्वायर्ड होता है, और वो NAD दरअसल हाइड्रोजन लेकर NADH2 में तब्दील हो जाता है। तो ये NAD एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कोएंजाइम इस सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज के साथ मिलकर काम करता है, जिसको यहाँ पर वैसे फिलहाल शो नहीं किया हुआ, लेकिन हकीकत में ये चीज़ भी मौजूद है। तो ये है नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन सम टाइम होता क्या है, एक पॉइजन है, बहुत ही डेंजरस किस्म का पॉइजन है, उसे कहते हैं मेलोनेट। मेलोनेट एक बहुत ही डेंजरस पॉइजन है, और इस पॉइजन की वजह से सम टाइम ये रिएक्शन इनहिबिट हो जाता है, और ये जो क्रेब्स साइकिल ये ब्लॉक हो जाती है। और क्रेब्स साइकिल ये इतना वाइटल प्रोसेस है हमारे बॉडी के अंदर कि इसके ब्लॉक होने की वजह से डेथ कॉज हो सकती है। ठीक है, तो आप देखो हो क्या रहा है कि एंजाइम की ये एक्टिव साइट आपको नजर आ रही है, ये एंजाइम कौन सा होगा भला? ये एंजाइम यही जो आपको यहाँ पे शो किया है, सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज। सो दिस इज एक्चुअली सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। इसकी एक्टिव साइट आप देख रहे हैं, और इसकी एक्टिव साइट के ऊपर सक्सीनेट मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है। सक्सीनेट का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो सक्सीनेट मॉलिक्यूल के साथ इसकी एक्टिव साइट एफिनिटी रखती है। सक्सीनेट अगर यहाँ पर अटैच हो जाए तो सक्सीनेट में से
हाइड्रोजन का रिमूवल होगा और हाइड्रोजन के रिमूवल के बाद सक्सिनेट विल बी चेंज इनटू फ्यूमरेट। तो ये तो है नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन अब आप देखो ये जो मेलोनेट है ये सक्सिनेट की जगह अगर ये रिएक्ट कर जाए, आप देख रहे हैं कि सक्सिनेट में और मेलोनेट में बहुत हद तक रिजेम्बलेंस पाई जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर टोटल ये आपको 2 कार्बन्स की चेन के दोनों एंड्स के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड नजर आ रहे हैं। ये 2 कार्बन्स की चेन और एक साइड पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और दूसरी साइड पर भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आपको नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक सिंगल कार्बन के दोनों एंड्स के ऊपर यूं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स नजर आ रहे हैं। तो फर्क सिर्फ बीच में एक कार्बन एटम का है। तो बहरहाल स्ट्रक्चर दोनों का बहुत हद तक रिजेंबल करता है। तो इसी रिजेंबलेंस से फायदा उठाते हुए मेलोनेट सक्सिनेट के बजाय अगर ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर ले तो ऐसी सूरत में इसके भी हाइड्रोजन तो रिमूव होंगे, लेकिन जो असल डिजायर्ड प्रोडक्ट बननी थी फ्यूमरेट वो नहीं बन पाएगी, क्रेब्स साइकिल इनहिबिट हो जाएगी और डेथ कॉज हो सकती है। तो आपने नोट किया कि ये किस किस्म का इनहिबिशन आपने नोट किया है, ये दरअसल कॉम्पिटिटिव टाइप का इनहिबिशन है जिसमें सबस्ट्रेट की शेप के साथ रिजेंबलेंस है इस इनहिबिटर की और वो इसी रिजेंबलेंस का फायदा उठाते हुए एक्टिव साइट के ऊपर अटैच कर रहा है। इसी मुनासबत से एक क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब देखो मेलोनेट क्या कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज या फिर फ्यूमरेट। तो अगर आपने ये लेक्चर अच्छी तरह से लिया है या पढ़ा है इसको बुक के अंदर तो आप इजीली गेस कर लेंगे कि असल में जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो मेलोनेट है। मेलोनेट इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। और यहाँ पर अगर पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉम्पिटिटिव तो नन ऑफ देम इज नॉन कॉम्पिटिटिव, यहाँ पे उसका कोई जिक्र ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। अच्छा जो अब हम बात करते हैं कि ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो कुछ पॉइंट्स आपने इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से याद रखने हैं। कंपिटिटिव इनहिबिटर्स की इंपॉर्टेंस में सबसे पहली चीज़ आप याद रखिए कि इट सपोर्ट द लॉक इन की हाइपोथेसिस या लॉक इन की मॉडल को ये सपोर्ट करते हैं। लॉक इन की मॉडल को ये कैसे सपोर्ट करते हैं? देखो लॉक इन की मॉडल में हमने ये पढ़ा था कि जिस तरह से एक लॉक एक स्पेसिफिक की के ज़रिए ओपन होता है और ये जो की है ये लॉक की इस तरह से जो कैविटी बनी होती है उसके अंदर ये इंसर्ट होती है और की और लॉक की ये कैविटी एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होते हैं। अगर आप कोई दूसरी की किसी लॉक के अंदर इंसर्ट करें तो लॉक उससे ओपन नहीं होगा ना। बिल्कुल इसी तरह से देखो कि ये इस हाइपोथेसिस में एंजाइम को एक लॉक कंसिडर किया गया और इसकी एक्टिव साइट जो है वो दरअसल इसकी कैविटी है जिसके अंदर सबस्ट्रेट ने आकर फिट होना है। तो जो राइट काइंड का सबस्ट्रेट है वही अगर अटैच होगा तो तब प्रोडक्ट फॉर्म होनी है, अदरवाइज नहीं होनी। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ये इस बात को सपोर्ट करता है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में सम टाइम कोई चीज़ जो रिजेंबल कर रही होती है असल सबस्ट्रेट के साथ वो एंजाइम की एक्टिव साइट पर अगर अटैच हो भी जाए तो इसके बावजूद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि सिर्फ रिजेंबलेंस का फ़ायदा उठाकर वो प्रोडक्ट नहीं बन सकती है। प्रोडक्ट बनने के लिए वो असल सबस्ट्रेट का होना ज़रूरी है। तो सबस्ट्रेट के साथ मिलती जुलती कोई भी चीज़ अगर अटैच करेगी तो प्रोडक्ट ने फॉर्म नहीं होना। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि एक की से मिलती जुलती अगर आप की को किसी लॉक के अंदर डालकर ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे तो वो वहाँ पर डल तो जाएगी की उसकी कैविटी के अंदर, लेकिन लॉक ओपन नहीं हो सकेगा। लॉक हमेशा असल की के ज़रिए ही ओपन होता है। तो इस तरह से आप देखो कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मॉडल है ये इस लॉक इन की मॉडल को सपोर्ट कर रहा है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो कि रिजेंबलेंस रखता था सबस्ट्रेट के साथ, लेकिन सिर्फ इस रिजेंबलेंस की वजह से वो प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल नहीं हो सकता। प्रोडक्ट बनाने के लिए असल सबस्ट्रेट को ही रिक्वायर्ड किया जाएगा। तो ये इस तरह से लॉक इन की हाइपोथेसिस को ये सपोर्ट करता है। उसके बाद फिर देखो दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे बताया गया कि शोज that the substance which are similar to substrate are not acted upon by the enzyme। जाहिर है अभी इसी चीज़ के अंदर हमने इस बात का भी जिक्र किया है कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनका रिलेशन सबस्ट्रेट के साथ किसी हद तक है, यानी उसकी रिजेंबलेंस किसी तरह की है, लेकिन वो एक्टिव साइट पर अटैच हो जाते हैं तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह आप देखो कि ये बात भी यहाँ से इसी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से जाहिर हो रही है। फिर तीसरी बात देखो, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर यूज्ड एज ड्रग्स इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस।
ये जो फार्मासिस्ट होते हैं ये असल में ड्रग कंपाउंड्स को डिज़ाइन करते हुए ये कोशिश करते हैं कि जो हमारे पैथोजेंस हैं जिनसे बीमारियां कॉज हो रही हैं हमारे बॉडी के अंदर, बैक्टीरियल पैथोजेंस, तो उन बैक्टीरियल पैथोजेंस के एंजाइम्स के ये इनहिबिटर्स डिज़ाइन करते हैं। यानी उन एंजाइम्स के जो नॉर्मल सबस्ट्रेट होंगे उन नॉर्मल सबस्ट्रेट के साथ मिलते जुलते मॉलिक्यूल्स ये तैयार करते हैं, और उन मॉलिक्यूल्स को जब उन बैक्टीरिया के ऊपर अप्लाई किया जाएगा तो बैक्टीरिया की बॉडी में जाकर वो मॉलिक्यूल उन बैक्टीरियल एंजाइम के साथ कम्पिटिटिव इनहिबिशन कॉज करेंगे और इस तरह से उनके एंजाइम्स को इनएक्टिव बना देंगे और बैक्टीरिया कंट्रोल हो जाएंगे। तो बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए जो मुख्तलिफ किस्म की ड्रग्स तैयार की जाती हैं, स्पेशली उनमें कुछ एंटीबायोटिक किस्म की जो ड्रग्स हैं वो ये कम्पिटिटिव इनहिबिशन वाले मॉडल के अकॉर्डिंग तैयार की जाती हैं। तो ये भी इसकी एक सिग्निफिकेंस कहलाएगी। इसकी एग्जांपल आपको दी है सल्फोनामाइड, ये ग्रुप है एंटीबायोटिक्स का, और ये दरअसल कम्पिटिटिव इनहिबिशन के मॉडल के ऊपर ये ड्रग्स बेस करती हैं। जी, इस हवाले से अब एक और क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स द लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। लॉक एंड की मॉडल को कौन सा पॉइंट यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है? क्या कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स इसको सपोर्ट करते हैं, नॉन कम्पिटिटिव, ये शेप ऑफ एक्टिव साइट सपोर्ट करती है, या फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स सपोर्ट करता है? तो असल में देखो लॉक एंड की मॉडल को जो चीज़ सपोर्ट कर रही है वो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये अभी हमने इंपॉर्टेंस के अंदर ये पॉइंट डिस्कस किया है। नॉन कम्पिटिटिव का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। शेप ऑफ एक्टिव साइट इसका ताल्लुक लॉक एंड की मॉडल के साथ उसको सपोर्ट करने के हवाले से नहीं है, क्योंकि देखो शेप ऑफ एक्टिव साइट ये जो दूसरा मॉडल है उसके अकॉर्डिंग भी कंपैटिबल होती है और लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक भी, और इसी तरह से ये फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये दूसरा जो इंड्यूस्ड मॉडल था उसके अंदर भी बनता है और लॉक एंड की मॉडल में। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो राइट आंसर विल बी द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अच्छा, अब एक और एग्जांपल हम यहाँ पर नॉन कम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन की लेते हैं। नॉन कम्पिटिटिव में आपको याद है हमने दोनों तरह के इनहिबिटर्स का जिक्र किया कि कुछ रिवर्सिबल हैं और कुछ इरिवर्सिबल हैं। तो हम पहले यहाँ पर रिवर्सिबल टाइप के जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं उनकी एग्जांपल लेते हैं। और रिवर्सिबल टाइप के नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ये दरअसल इस तरह की इनहिबिशन को हम फीडबैक इनहिबिशन भी कह सकते हैं, या यूं समझ लें कि हम यहाँ पर जो एग्जांपल ले रहे हैं इस सिलसिले में वो दरअसल फीडबैक इनहिबिशन की एग्जांपल है। फीडबैक इनहिबिशन क्या होती है? फीडबैक इनहिबिशन बेसिकली ये फीडबैक मैकेनिज्म से ये हमने कॉन्सेप्ट ड्राइव किया है। फीडबैक मैकेनिज्म किसको कहते हैं? दिस इज द फेनोमेनॉन इन विच द कंट्रोलिंग प्रोसेस, वो प्रोसेस जो किसी चीज की कंट्रोलिंग में इन्वॉल्व है। मिसाल के तौर पर कोई प्रोसेस है वो एक प्रोडक्ट बना रहा है तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन प्रोसेस कंट्रोल कर रहा है, तो प्रोसेस इज अ कंट्रोलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो फेनोमेनॉन इन विच द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज इट सेल्फ कंट्रोल्ड बाय इट्स ओन प्रोडक्ट, यानी एक कंट्रोलिंग प्रोसेस है वो अपनी प्रोडक्ट के जरिए खुद कंट्रोल हो रहा है। दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। यानी कोई भी जगह जहाँ से कोई एक प्रोडक्ट बन रही है ना, तो वो प्रोडक्ट जो वहाँ से रिलीज हुई है वो प्रोडक्ट खुद अगर अपने ओरिजिन को कंट्रोल करने में इन्वॉल्व हो तो ये फीडबैक मैकेनिज्म होगा। और इस फीडबैक मैकेनिज्म की दो काइंड्स होती हैं। इनमें से एक को कहा जाता है पॉजिटिव फीडबैक और दूसरे को नेगेटिव फीडबैक। और अब इन दोनों फीडबैक्स में क्या फ़र्क है? देखो, जो पॉजिटिव फीडबैक होता है उसमें ऐसा होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस, जो प्रोडक्ट है जो अपने कंट्रोलिंग प्रोसेस को कंट्रोल कर रही है, तो उसमें क्या करेगी वो प्रोडक्ट? द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस क्वांटिटेटिवली इंक्रीज द रेट ऑफ द प्रोसेस। यानी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई और उस प्रोडक्ट ने, सपोज करो ये प्रोसेस है और इस प्रोसेस से ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, अब ये जो प्रोडक्ट यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, तो जैसे जैसे ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है तो ये प्रोडक्ट इस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रही है और प्रोसेस का रेट और तेज़ हो रहा है। ठीक है, प्रोसेस का रेट और फास्ट हो रहा है, प्रोडक्ट और ज़्यादा बन रही है। जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट बन रही है और ये ज़्यादा प्रोडक्ट फिर दोबारा प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करेगी कि प्रोसेस और तेज़ हो जाए और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन शुरू हो जाए। तो इस तरह का जो फीडबैक होता है उसको कहते हैं पॉजिटिव, यानी उसमें प्रोडक्ट क्वांटिटेटिवली अपने प्रोसेस की एफिशिएंसी को बढ़ा देती है, तो ये पॉजिटिव फीडबैक होगा। अच्छा, और इसके साथ साथ इसमें और देखो कि हाई प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एक्सेलरेट द प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर ये कहा ना कि प्रोडक्ट प्रोसेस की
एक्टिविटी को इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब है जितनी प्रोडक्ट ज़्यादा होगी उतना रेट ऑफ द प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है। इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस क्वांटिटेटिवली डिक्रीज द रेट ऑफ द प्रोसेस, यानी प्रोडक्ट बनेगी और प्रोसेस का रेट कम हो जाएगा। और जैसे ही अगर प्रोडक्ट एक ख़ास हद तक कम हो जाएगी तो प्रोसेस फिर तेज़ होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही प्रोडक्ट फिर प्रोड्यूस हुई है तो प्रोडक्ट ने फिर एक ख़ास लिमिट के बाद प्रोसेस को इनहिबिट करना शुरू कर दिया है और इस तरह से प्रोसेस का रेट फिर स्लो डाउन हो गया है। तो प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस क्वांटिटेटिवली डिक्रीज द रेट ऑफ द प्रोसेस, यानी हाई प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इनहिबिट द प्रोसेस। वहाँ पर हमने कहा कि हाई प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एक्सेलरेट द प्रोसेस, यहाँ पर हाई प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इनहिबिट द प्रोसेस। तो ये दो किस्म के फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो फीडबैक इनहिबिशन की बात करने वाले हैं दरअसल वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एक किस्म है। फीडबैक इनहिबिशन, याद रखिए ये कौन से टाइप का फीडबैक फॉलो कर रहा होता है, नेगेटिव फीडबैक। फीडबैक इनहिबिशन में पॉजिटिव फीडबैक इन्वॉल्व नहीं होता, फीडबैक इनहिबिशन के अंदर नेगेटिव फीडबैक इन्वॉल्व होता है। अब ये फीडबैक इनहिबिशन है क्या, इसको हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू कवर करते हैं। अब देखिए ये आपको एक एग्जाम्पल दी, हमारी बॉडी के अंदर एक मेटाबॉलिक पाथवे इन विच थ्रियोनिन इज प्रोड्यूस। ये थ्रियोनिन क्या चीज़ है, दिस इज अ काइंड ऑफ अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड की किस्म है। और ये अमाइनो एसिड की किस्म एक मेटाबॉलिक पाथवे में आफ्टर 5 रिएक्शंस ये प्रोड्यूस होती है। देखो पहले रिएक्शन के अंदर दिस इनिशियल सबस्ट्रेट विच इज एक्चुअली एस्पार्टेट, ये भी एक किस्म का अमाइनो एसिड है। दिस इज एन ऑल्सो एन टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। तो ये जो टाइप ऑफ अमाइनो एसिड है एस्पार्टेट, ये इस केस में इनिशियल सबस्ट्रेट का रोल प्ले कर रहा है, प्रिकर्सर कंपाउंड है इस पाथवे का। फर्स्ट रिएक्शन में आप देखें विच इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम E1, दिस aspartate is converted into A product. अब ये जो A product है it acts as a substrate for the next reaction. In the next reaction which is catalyzed by E2, another product is formed known as B product, और B product फिर इसी तरह से थर्ड रिएक्शन में एंजाइम 3 के जरिए C product में कन्वर्ट हो रहा है। तो C product act as a substrate for the next reaction in which enzyme 4 is involved, और enzyme 4 के जरिए C is converted into D, और finally D product act as a substrate for the next reaction, and finally threonine which is end product of the pathway is produced. So total 5 reactions are involved in the production of threonine, और इन 5 reactions को 5 different enzymes catalyze कर रहे हैं। देखो बेटे जब तक ये थ्रियोनिन बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड है तो तब तक ये मेटाबॉलिक पाथवे इस तरह जारी रहेगा, ये थ्रियोनिन की प्रोडक्शन होती रहेगी, ये पाथवे चलता रहेगा। अगर थ्रियोनिन की यूटिलाइजेशन, जाहिर है कि थ्रियोनिन यहाँ से बनने के बाद आगे कहीं पर ये यूटिलाइज हो रहा है ना, और अगर इसकी ये जो यूटिलाइजेशन है थ्रियोनिन की, जहाँ पर भी ये यूज़ हो रहा था किसी प्रोटीन बनाने में या किसी और काम में, तो जहाँ पर भी ये थ्रियोनिन यूज़ हो रहा था, अगर वो यूटिलाइजेशन इसकी स्टॉप हो जाती है, अगर ये फर्दर यूटिलाइज नहीं होता, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में ये पाथवे अगर चलता रहे तो थ्रियोनिन की कंसंट्रेशन रफ्ता रफ्ता बढ़ती जाएगी, और थ्रियोनिन की कंसंट्रेशन जब एक खास हद से ऊपर जाएगी तो ये इंटरफेयर करना शुरू कर देगी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस के साथ। तो इस वजह से बॉडी क्या करती है कि अगर ये थ्रियोनिन ये ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए और इसकी फर्दर यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, तो ऐसी सूरत में थ्रियोनिन ही अपने इस पाथवे को ब्लॉक कर देगा। देखो ये पाथवे थ्रियोनिन की प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है, तो पाथवे इज अ कंट्रोलिंग प्रोसेस, और इस पाथवे का जो सबसे पहला एंजाइम है वो यूं समझ लो इस कंट्रोलिंग प्रोसेस का हेड है। तो अब ये जो प्रोडक्ट है इसकी, इस पूरे कंट्रोलिंग प्रोसेस की, जैसे हम थ्रियोनिन कह रहे हैं, तो ये थ्रियोनिन का मॉलिक्यूल ये इस पाथवे के पहले एंजाइम को, जो कि इस पाथवे का हेड है यूं समझ लें, कि उसके साथ ये थ्रियोनिन मॉलिक्यूल जाकर अटैच कर जाएगा। और देखो आप ये कहाँ पर अटैच कर रहे हैं, इट इज़ अटैच ऑन द एलोस्टेरिक साइड, नॉट ऑन द एक्टिव साइड। देखो एक्टिव साइड
के ऊपर ये अटैच नहीं कर रहा है, ये कहाँ पर अटैच कर रहा है, एलोस्टेरिक साइड पर, अदर देन एक्टिव साइड। तो इसका मतलब ये कौन से टाइप का इनहिबिशन हो गया, नॉन कॉम्पिटिटिव। अगर ये सबस्ट्रेट असल सबस्ट्रेट की शेप के साथ ये रिजेम्बलेंस रखता होता तो तब तो ये फिर एक्टिव साइड पर बाइंड करता। चूंकि इसकी रिजेम्बलेंस असल सबस्ट्रेट के साथ नहीं है, लिहाजा इसने ये अदर देन एक्टिव साइड एक जगह पर बाइंड करना है, और वो जगह क्या है, वो है एलोस्टेरिक साइड। और वहां पर इसके अटैच करने की वजह से अब इसकी जो एक्टिव साइड होगी वो नॉन फंक्शनल हो जाएगी। यानी उस एक्टिव साइड पर अगर ये सबस्ट्रेट अटैच हो भी जाए तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जो एक्टिव साइड का कैटालिटिक रीजन है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ अ सब्सटेंस ऑन द एलोस्टेरिक साइड। और वो कैटालिटिक रीजन जब तक नॉन फंक्शनल रहेगा तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकेगा। यानी जब ये पहला एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा और पहला रिएक्शन इनहिबिट हो जाएगा और पहली जो प्रोडक्ट थी वो नहीं बनेगी, तो वो प्रोडक्ट दरअसल अगले रिएक्शन के लिए एक सबस्ट्रेट है, तो अगला रिएक्शन भी ब्लॉक हो जाएगा, उससे अगला भी ब्लॉक हो जाएगा, यानी पूरा पाथवे स्टॉप हो जाएगा। अब जब तक ये थ्रेओनीन मॉलिक्यूल जो कि एक्यूमुलेट कर चुके थे, इनकी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही थी, जब तक ये एक्यूमुलेटेड रहेंगे ये पाथवे इसी तरह से ब्लॉक रहेगा। और जब ये थ्रेओनीन दोबारा से यूटिलाइज होना शुरू हो जाते हैं, इनकी कंसंट्रेशन रफ्ता रफ्ता डिक्रीज होती है, और वो मॉलिक्यूल जो थ्रेओनीन का इस एंजाइम को ब्लॉक किए हुए था वो भी जब जरूरत पड़ती है तो यहाँ से निकल कर चला जाता है उस जगह पर जहाँ पर उसकी यूटिलाइजेशन होनी थी। तो इस तरह जैसे ही थ्रेओनीन यहाँ से इसको छोड़ेगा तो ये फर्स्ट एंजाइम दोबारा से अपनी एक्टिविटी को रिज्यूम कर लेगा और फिर से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए कि ये जो आपने मुलाहिजा किया कि ये कंट्रोलिंग प्रोसेस अपनी प्रोडक्ट के जरिए कंट्रोल हो रहा है, ये किस्म का फीडबैक कंट्रोल है। लेकिन इस फीडबैक कंट्रोल में चूंकि नेगेटिव फीडबैक इन्वॉल्व हो रहा है कि हाई प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इनहिबिट द प्रोसेस, इस वजह से इसको हम नेगेटिव फीडबैक कह सकते हैं या इसको हम फीडबैक इनहिबिशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एंजाइम की एक्टिविटी को रिटार्ड करने में ये प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है। इस वजह से आप इसको फीडबैक इनहिबिशन भी कह सकते हैं। This feedback inhibition is also known as end product inhibition। इसको end product inhibition भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो इनहिबिटर के रोल को परफॉर्म कर रहा है वो दरअसल एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है, इस वजह से इसको एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन भी कहा जाता है। या फिर इसके लिए एक और टर्म भी यूज की जाती है, दिस इज आल्सो नोन एज एलोस्टेरिक इनहिबिशन। ये एलोस्टेरिक इनहिबिशन भी है, ये एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन भी है, और ये फीडबैक इनहिबिशन भी कहलाता है। और ये हमारे बॉडी का एक नॉर्मल रेगुलेटरी प्रोसेस का पार्ट है। हमारे बॉडी के अंदर रूटीन में ये वाले इनहिबिशन एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई ये जो आपने इस तरह का फीडबैक इनहिबिशन दिखा है ये नॉन कॉम्पिटिटिव किस तरह से हुआ, तो रीज़न आपने ये याद रखना है कि दरअसल फीडबैक इनहिबिशन में जो एंड प्रोडक्ट है वो असल सबस्ट्रेट के साथ रिजेम्बलेंस नहीं रखती और एक्टिव साइड पर वो बाइंड नहीं करती, इस वजह से ये नॉन कॉम्पिटिटिव है। और वाई इट इज़ कॉल्ड रिवर्सिबल टाइप ऑफ इनहिबिशन, बिकॉज इसमें जो एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैच हुआ था उसने एंजाइम को परमानेंटली डिस्ट्रॉय नहीं किया, ये टेम्परेरी अटैच हुआ था। जब दोबारा ज़रूरत पड़ेगी इस एंड प्रोडक्ट की तो ये यहां से निकल कर चला जाएगा और दोबारा से ये एंजाइम अपनी एक्टिविटी को रिज्यूम कर लेगा। इस वजह से ये एक रिवर्सिबल टाइप का इनहिबिशन है। जी, इस हवाले से देखो एक क्वेश्चन हम यहां पे लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट शोज द फीडबैक इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट शोज फीडबैक इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम। तो उसमें देखो कि फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, क्या ये फीडबैक इनहिबिशन को इंडिकेट कर रहा है? देखो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स तो ये दूसरे इनहिबिशंस में भी बनता है, तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि बस फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स ये फीडबैक इनहिबिशन को इंडिकेट कर रहा हो। या फिर द रिएक्शन बिटवीन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवे एंड इट्स फर्स्ट एंजाइम। यस, ये वाली बात समझ में आ रही है। जैसे अभी आपने नोट किया कि जो एंड प्रोडक्ट है किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे का, अगर वो उस पाथवे के पहले एंजाइम के साथ इंटरफेयर करता है, रिएक्ट करता है, तो ये फीडबैक इनहिबिशन हो सकता है। बहरहाल फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स तो वैसे ही नॉर्मली हर रिएक्शन के अंदर बन रहा होता है, क्योंकि देखो आपको याद है एंजाइम का मोड ऑफ एक्शन, सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट को जब अपने साथ अटैच करता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स सडनली चेंज हो जाता है इनटू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स,
और फिर वो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट होता है, तो प्रोडक्ट अलग और एंजाइम अलग हो जाएगा। तो ये भी एक नॉर्मल इवेंट है, ये भी फीडबैक इनहिबिशन को इंडिकेट नहीं कर रहा। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये भी नॉर्मल हमारी तमाम रिएक्शंस का पार्ट है, इस वजह से ये भी फीडबैक इनहिबिशन को इंडिकेट नहीं कर रहा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट शोज द फीडबैक इनहिबिशन? सो यहां पर राइट आंसर क्या बनेगा? बी, reaction between end product of a metabolic pathway and its first enzyme। तो ये आंसर यहां पे बनेगा। जी बेटा, तो अब आप देखिए एक और एग्जांपल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन की, लेकिन इस दफ़ा जो हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर वो इरिवर्सिबल इनहिबिशन की है। ये जो फीडबैक इनहिबिशन था ये रिवर्सिबल इनहिबिशन, रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन की एग्जांपल थी। अब हम नॉन कम्पिटिटिव इरिवर्सिबल इनहिबिशन की एग्जांपल लेंगे और यहाँ पर हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, एक है साइनाइड्स की फॉर्म में और दूसरा साल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स की फॉर्म में। देखो साइनाइड्स ये बहुत ही डेंजरस किस्म के पॉइजन्स होते हैं और ये मुख्तलिफ जो फॉरेन एजेंट्स हैं वो बॉडी के अंदर इनको पहुंचाते हैं। ख़ास तौर पर ये मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट्स साइनाइड ये हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं जब वो बाइट करते हैं, या फिर जैसे और दूसरे एनिमल्स हैं, मिसाल के तौर पर जैसे स्नेक्स हैं या और बहुत सारे जहरीले एनिमल्स हैं जिनमें ये साइनाइड्स हो सकते हैं। तो ये साइनाइड बहुत ही पोटेंट किस्म के पॉइजन्स होते हैं जिनसे सडनली डेथ कॉज होती है। ये साइनाइड करते क्या हैं? साइनाइड दरअसल इनका मोड ऑफ एक्शन ये है कि दे बाइंड विद आयरन कंटेनिंग प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। आप जानते हैं ये जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम ऑफ आवर मेटाबॉलिक सिस्टम। ये सेलुलर रेस्पिरेशन का एक बहुत ही अहम एंजाइम है और अगर इसके प्रोस्थेटिक ग्रुप में मौजूद आयरन के साथ साइनाइड इंटरेक्ट कर जाए तो ये साइनाइड आयरन के साथ परमानेंटली अटैच हो जाता है और उसकी वजह से ये एंजाइम डीफॉर्म हो जाएगा। और ये एंजाइम अगर डीफॉर्म हो गया तो जाहिर है कि हमारा जो सेलुलर रेस्पिरेटरी पाथवे वो ब्लॉक हो जाएगा और सडनली डेथ कॉज होगी। तो ये इतना डेंजरस किस्म का पॉइजन है कि आप इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह से आप देखिए कि साल्ट्स ऑफ हैवी मेटल, साल्ट्स ऑफ हैवी मेटल जैसे मरकरी या कॉपर या सिल्वर, ये जो हैवी मेटल्स हैं इनके साल्ट्स ये भी बहुत डेंजरस किस्म के पॉइजन्स के तौर पर एक्ट करते हैं। इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि दे कंबाइन विद द सल्फ हाइड्रिल ग्रुप। सल्फ हाइड्रिल का मतलब है ये सल्फर और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल ग्रुप होता है जिसको सल्फ हाइड्रिल ग्रुप कहा जाता है और ये मुख्तलिफ अमाइनो एसिड में ये सल्फ हाइड्रिल ग्रुप्स पाए जाते हैं। इन अमाइनो एसिड को सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कहते हैं और जिन अमाइनो एसिड के पास ये सल्फ हाइड्रिल ग्रुप मौजूद हैं वो अमाइनो एसिड जब किसी पॉलीपेप्टाइड में मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर ये एक पॉलीपेप्टाइड और इसमें ये अमाइनो एसिड, इसके पास ये सल्फ हाइड्रिल ग्रुप मौजूद है इस तरह से। तो इसी तरह से एक और पॉलीपेप्टाइड आप देख रहे हैं, इस पॉलीपेप्टाइड में भी आप देख रहे हैं कि किसी एक अमाइनो एसिड के पास ये इसी तरह से ये सल्फ हाइड्रिल ग्रुप यहाँ पर मौजूद है। तो अगर इस तरह से ये सल्फ हाइड्रिल ग्रुप मौजूद हैं किसी अमाइनो एसिड में, दो मुख्तलिफ पॉलीपेप्टाइड में, तो ये सल्फ हाइड्रिल ग्रुप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके डाइसल्फाइड ब्रिज बनाते हैं। डाइसल्फाइड ब्रिज इज फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन सल्फ हाइड्रिल ग्रुप्स ऑफ द टू अमाइनो एसिड्स इन टू पॉलीपेप्टाइड्स। और ये डाइसल्फाइड ब्रिज जिसको हम एसएस बॉन्ड भी कहते हैं, दिस डाइसल्फाइड ब्रिज एक्चुअली it is very important for the maintenance of tertiary structure of the protein। तो आप देखो कि ये क्या करते हैं, salts of heavy metal actually combine with the sulfhydryl group of the certain enzymes and cause the breakdown of disulfide bridges। तो ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस को ब्रोकन डाउन करने में चूंकि इन्वॉल्व हो रहे हैं और अभी मैंने आपको बताया कि डाइसल्फाइड ब्रिजेस एक्चुअली टर्शरी स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे होते हैं। अगर ये डाइसल्फाइड ब्रिज ब्रेकअप हो जाएं और टर्शरी स्ट्रक्चर मेंटेन ना रहे तो एंजाइम का ये टर्शरी स्ट्रक्चर ही तो सारी चीज़ है, अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाए तो एंजाइम बिकम डीनेचर और एंजाइम नकारा हो जाएंगे परमानेंटली। तो आपने नोट किया कि ये दोनों केसेस ऐसे थे जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी परमानेंटली ब्लॉक हो रही थी। इस वजह से ये दोनों इरिवर्सिबल टाइप के इनहिबिशन कॉज कर रहे हैं और ये नॉन कम्पिटिटिव इस वजह से कि यहाँ पर जो एलोस्टेरिक साइट है वो यूटिलाइज हो रही है, यानी अदर देन एक्टिव साइट ये चीज़ें अटैच कर रही हैं, तो इस वजह से ये नॉन कम्पिटिटिव है। इस हवाले से हम एक आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। अब देखो
मैक्सिमम टेम्परेचर क्या डीनेचुरेशन कॉज करता है? मैक्सिमम टेम्परेचर, यस, हमने लास्ट लेक्चर में जब टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ा था तो उसमें हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। मैक्सिमम टेम्परेचर एक स्टैंडर्ड टर्म है और ये वो टेम्परेचर होता है जो किसी एंजाइम को डीनेचर कर देता है, तो ये बिल्कुल कर सकता है। एक्सट्रीम चेंज इन ऑप्टिमम पीएच ऑफ द एंजाइम, किसी एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच में अगर एक्सट्रीम चेंज आए तो क्या डीनेचुरेशन मुमकिन है? यस, इट कैन कॉज डीनेचुरेशन। इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, यस, ये जो अभी आपको एग्जांपल दिए हैं तो ये इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर ये भी डीनेचुरेशन कॉज करते हैं। ऑल ऑफ देम या नन ऑफ देम? यस, ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर इन दिस केस। जी बच्चों, तो इसके साथ ही आज के इस लेक्चर का इख्तिताम होता है। तो इस लेक्चर में हमने एंजाइम वाले यूनिट को अब कंप्लीट कर लिया है और इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज भी हमने अपने डिस्कशन में शामिल किए हैं और इसके साथ साथ जो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं, इसकी प्रैक्टिस असाइनमेंट्स हैं, वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। तो प्रैक्टिस असाइनमेंट्स को सॉल्व करने के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लीजिए अपनी ऐप अपने मोबाइल्स के अंदर और टेलीग्राम पर आप सर्च कीजिए बायोलॉजी गार्डियन। तो टेलीग्राम पर भी मेरा चैनल बायोलॉजी गार्डियन के नाम से मौजूद है, तो मैं जितना भी मटेरियल है वो वहाँ पर अपलोड करता जाता हूँ। तो इस तरह से आप उस मटेरियल को वहाँ से हासिल कर सकेंगे और उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो इन टॉपिक्स के अलावा और भी किसी टॉपिक के हवाले से आपको अगर कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो आप बग़ैर किसी हेजिटेशन से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.